नमस्कार बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और पहला चैप्टर हमने यहाँ पर समाप्त कर लिया था। लास्ट वीडियो से हमने न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर दिए थे, तो कुछ न्यूमेरिकल किए भी थे हमने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अभी आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न नंबर 6 जो अपने पास है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। 6 प्रश्न कह रहा है कि आपको 4 बिंदु आवेश दिए गए हैं, 4 आवेश जिनकी अलग अलग वैल्यू है, और 4 आवेश इनकी वैल्यू क्या है वो मैं बता दूंगा। 4 आवेश एक 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के शीर्ष पे रखे हुए हैं। तो आपको ये पूछ रहा है कि वर्ग के केंद्र पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलाम का, उस पे लगने वाला कुल बल बताना है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा ध्यान देना। 6वां सवाल ये कह रहा है कि आपको एक वर्ग दिया गया है, ये वर्ग है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसकी भुजाएं क्या हो गई, जैसे सपोज इसको मैंने नाम दे दिया, जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, इन चारों शीट्स पे कुछ ना कुछ चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है वो बता देता हूँ। ए पर 2 माइक्रो, बी पर -5, सी पर 2 और डी पर -5। इस पे जो चार्ज है वो लिखा हुआ है 2 माइक्रोकूलाम। इस पे जो चार्ज है वो है -5 माइक्रोकूलाम। इस पे चार्ज है वो फिर 2 माइक्रोकूलाम। इस पे चार्ज है वो -5 माइक्रोकूलाम। ये सवाल आपको अलग बदल कर भी दे सकता है कि ये वैल्यू चेंज कर देगा अगला। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस समझना आप लोग। अभी आपने इस सवाल को यहाँ से देखा होगा कि सर आमने सामने एक जैसे चार्ज रखे हुए हैं, इधर -5 है तो इधर भी -5 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है। अब ये है इसका केंद्र। ठीक है, ये केंद्र हो गया। सपोज इस केंद्र को नाम दे दिया मैंने, ओ नाम दे दिया। अब केंद्र पे जो आवेश रखा हुआ है ना, उसका मान है 1 माइक्रोकूलाम। वो मैं यहां लिख देता हूं, केंद्र पर आवेश, केंद्र पर आवेश कितना है, क्यू ओ लिख देता हूं। 1 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है। अब आपको ये पूछा है कि केंद्र पर परिणामी बल क्या होगा, ये आपका सवाल है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, केंद्र पर परिणामी, यही सवाल है। केंद्र पर परिणामी बल आपको निकाल के बताना है। अब केंद्र पर ये आवेश रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, केंद्र पर आवेश है तो इसका मतलब केंद्र पे हमें बल निकालना है, और केंद्र पे जो आवेश रखा हुआ है वो एक प्रकार से परीक्षण आवेश का अपना काम कर रहा है कि इस पर हमें टेस्ट करना है। तो ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया, क्योंकि इस पे ये रखा हुआ है, इस पर आपको जांच करनी है। ठीक है, चलिए फिर एक बात बताओ आप मेरे को कि इस पर आवेश परिणामी बल पूछा है, बिल्कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र भी पूछ सकता है इस पर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, ये सब जो है अपना, ये जो वर्ग हमने बनाए हैं, अगर इस वर्ग की भुजा में ए मानूं तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। और यहाँ पर ये जो वर्ग की भुजा है ये 10 सेंटीमीटर आपको दी गई है। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। मीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे अपने। 10 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आपको दी गई है। अभी एक बात बताओ, कितने आवेश हैं, ये तो परीक्षण आवेश हो गया, ये तो अपना क्या हो गया, परीक्षण आवेश हो गया। चलो यहां लिख देता हूं, ये हो गया अपना परीक्षण आवेश हो गया, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है 1 माइक्रोकूलाम का, यहां रखा हुआ है। अब देखो, पहला आवेश भी इस पर बल लगाएगा, पहला आवेश इस पे बल लगाएगा। तो आप कह रहे हो कि इस पर अध्यारोपण सिद्धांत की अगर हम यहां पालना करें, अध्यारोपण सिद्धांत से अगर हम देखें तो अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि केंद्र पे इस O पे लगने वाला, किसी बिंदु पे लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये बात हमने पढ़ी है। तो इस पे परिणामी बल F0 कौन कौन लगा रहा है, इस पर F0 पर A बल लगाएगा, F0 पर B भी बल लगाएगा, F0 पर C भी बल लगाएगा और F0 पर D भी बल लगाएगा। जितने अन्य आवेश हैं उन सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर होगा। अब देखो, इन चारों बलों की अगर मैं बात करूं तो इन चारों बलों को आप लिख भी सकते हो। कैसे, ध्यान देना थोड़ा सा। 0 और A, इनके बीच में ये बल लगेगा, O और A के बीच में, ये बीच की दूरी हो जाएगी। तो इस बल की वैल्यू आएगी F0 इज इक्वल 1/4πε0, या K लिख देता हूं इसको, K Q0 अपॉन OA का स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी, OA का स्क्वायर, और
यहां पर आता है आर कैप लिखते हो ना आप लोग, या ओ ए कैप कह दो, ओ ए कैप कह सकते हो, क्योंकि इस बल की एक दिशा होगी, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ओ ए कैप। क्लियर बात इतनी। या फिर आप चाहो तो इनको अलग अलग वैसे अलग अलग बताकर भी यहां इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो पहला आवेश ओ पर बल लगाएगा, अब देखो ये दूरी है ओ ए, ठीक है, उसी प्रकार दूसरा आवेश इस पे बल लगाएगा तो ये दूरी हो जाएगी ओ बी, और इसकी वैल्यू होगी के क्यू नोट ओ बी का स्क्वायर और ओ बी कैप। ये दूसरा बल हो गया, ठीक है, ये पहला बल हो गया। वैसे यहाँ पर आर स्क्वायर आर कैप लिखते हैं तो आर की जगह ये बीच की दूरी होती है, ये ओ है तो इसको ओ ए कैप लिख दिया, ये ओ बी है तो इसको ओ बी कैप लिख दिया। अब तीसरा आवेश बल लगाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू नोट ओ सी का स्क्वायर ओ सी कैप आ जाएगा, ये तीसरे आवेश का बल आ जाएगा। फिर इनकी दिशा देखेंगे कि इनकी दिशा क्या है आखिर। फिर चौथा आवेश के क्यू डी क्यू नोट ओ डी का स्क्वायर और ओ डी कैप आ जाएगा यहां पर, ठीक है। ये देखो ये ओ डी ये चौथे बल के कारण आ जाएगा, ठीक है। ये चारों बल मैंने अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार मैंने लिख दिए। वैसे आप इसको सदिश रूप में न लिखकर नॉर्मल भी लिखना चाहो तो आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे साधारण रूप में बच्चे कई बार इसको करते हैं कि सर 4 बल लग रहे हैं तो चारों बलों में से कौन सा बल किस तरफ लग रहा है उसके हिसाब से हम परिणामी भी निकाल लेते हैं। चलिए एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या? देखो थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ क्यू ए का मान क्यू सी के बराबर है, क्यू ए का मान क्यू सी के बराबर है, तथा क्यू बी का मान क्यू डी के बराबर है। ये भी -5, ये भी -5 लिख दिया मैंने। और ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये चारों भुजाएं बराबर हैं, ये चारों ही बराबर हैं। कैसे बराबर है? ये भुजा ए, ये भुजा ए वर्ग है, और वर्ग के केंद्र पर जो सिर से मिलाने वाली भुजाएं हैं ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी चारों बराबर होती हैं, और वो चारों भुजाएं विकिरण की आधी होती है, यानी AC/2 कह दो या BD/2 कह दो, हमेशा विकिरण की आधी होती है। अब ये विकिरण है वर्ग का, तो ये भी विकिरण है, कोई भी निकाल लो, क्योंकि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। पाइथागोरस प्रमेय निकालकर आप यहां से विकिरण निकालोगे ना, ये BD, इसी प्रकार ये ए है तो ये भी है, तो आप AC भी निकाल सकते हो, मैथ से नॉर्मल। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहां से ये भुजा आती है √2a² BD या AC, और भाग में आ जाएगा 2। कैसे? ये कर्ण हो गया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समझ में आ रही बात मेरी? कर्ण स्क्वायर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार ये ए तो ये भी कर्ण यही आएगा, ये आ गया 2a²। तो कर्ण की वैल्यू, यानी कर्ण यही तो भुजा है तो ये भी कर्ण है, और वर्ग के कर्ण बराबर होते हैं, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी √2a, क्योंकि इधर स्क्वायर है, अंडर करोगे तो √2a आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये √2a। और इस कर्ण का आधा OB OC और OD है, तो इसका मैंने आधा कर दिया। इस प्रकार मैंने यहां पर ये चीज लिख सकता हूं। तो आपने क्या देखा कि सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आती है a/√2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो तो सर ये चीज़ बराबर है तो आप इसको यहाँ रखो, तो बिल्कुल रखूँगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ बराबर रखूँगा तो पहले ये सुन लेना आप लोग, देखो ध्यान देना बेटा, A और C बराबर है, A और C बराबर है, ठीक है, B और D बराबर है, और ये नीचे वाली भुजाएं सब में बराबर हैं। अब बात करते हैं, चलो ये तो होगी वैल्यू की, ठीक है, Q0 सब में कॉमन है ही, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो F0 = K
क्यू नॉट, के क्यू नॉट बाहर खींच लो, के क्यू नॉट बाहर, के क्यू नॉट बाहर, के क्यू नॉट बाहर कॉमन ले लिया। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब में, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब में बराबर है a बटे √2 का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर इसका स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, क्यू ए ओ ए कैप, ठीक है, प्लस क्यू बी ओ बी कैप, क्यू सी ओ सी कैप और क्यू डी ओ डी कैप। बताओ ये चीज समझ में आएगी आपके, ये चीज ब्रैकेट में बच गई और बाकी सब मैंने बाहर खींच लिया। अभी एक बात बताओ, क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी ये तो आवेश की वैल्यू है जो आपको दे रखी है। बात करते हैं डायरेक्शन की। सबसे पहले ओ ए डायरेक्शन की बात करो। देखो पहला आवेश ए आवेश इस ओ पे बल लगाएगा, यहां कितना आवेश पड़ा है 1 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब ये तो परीक्षण आवेश हो गया, ये तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये बल लगाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को बल लगाएगा तो इसको धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे ये ए वाला ओ को प्रतिकर्षित करेगा, दैट इज ओ ए, ठीक है। इसी प्रकार सी भी पॉजिटिव है, ये भी प्रतिकर्षित करेगा, दैट इज एफ ओ सी, सी द्वारा ओ पर बल, ठीक है। अब बात करता हूं इस फोर्स की। देखो बेटा ये 1 माइक्रो ये -5, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में क्या होगा आकर्षण, इसलिए ये O पर B द्वारा एक आकर्षण बल लगेगा, उसकी वैल्यू होगी OB। इधर ये इस पे आकर्षण B द्वारा O पर D द्वारा भी क्या लगेगा आकर्षण लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी OD। बताओ चारों बलों की डायरेक्शन समझ में आई। ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा था, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा था, ये इसको आकर्षित कर रहा है, तो ये इसको आकर्षित कर रहा है। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि ये डायरेक्शन है बल की, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। अब आप मुझे एक बात बताओ, ओ ए और ओ सी जो बल है वो बराबर है, कैसे? क्योंकि ये जितना आवेश है उतना ही आवेश ये जितनी दूरी है उतनी दूरी ये है, और ये बीच में कॉमन चार्ज है 2 माइक्रो 2 माइक्रो। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब यहां ओ ए कैप और ओ सी कैप इक्वल है, एकांक सदिश है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, माइनस का चिन्ह, क्योंकि ओ ए की दिशा एफ ओ ए की दिशा वही होती है जो एफ ओ ए की दिशा है वही ओ ए की दिशा होगी। ओ पर ए द्वारा बल की दिशा ये, ओ पर सी द्वारा बल की दिशा ये, तो ये एकांक सदिश है, ये ए द्वारा ये सी द्वारा। अब ए द्वारा बल लग रहा है वो नीचे, सी द्वारा बल लग रहा है ऊपर, दोनों फोर्स इक्वल, बिकॉज चार्ज वैल्यू इक्वल, डिस्टेंस चार्ज की डिस्टेंस इक्वल, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, ये बल नीचे ये बल ऊपर, इसलिए ओ ए कैप ओ सी कैप वैल्यू इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। इसी प्रकार तथा ओ डी कैप ओ बी कैप वैल्यू इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट। क्यों? चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, फोर्स सेम। जब आवेश का मान समान है, दूरी समान है, बल इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन देख लो, इस बल की डायरेक्शन नीचे आकर्षित कर रहा है, इस बल की डायरेक्शन ऊपर ऐसे, तो ओ बी कैप ऊपर
ओ डी कैप नीचे, ओ बी कैप ऊपर, ओ डी नीचे, इसलिए ये दोनों वैल्यू बराबर है, लेकिन डायरेक्शन इनकी भी क्या है, अपोजिट है। समझ में आई बात मेरी? आप इसी सवाल को नॉर्मल वैसे भी समझा सकते हो कि चित्रानुसार ये वैल्यू बराबर है, या वैल्यू निकाल कर भी बता सकते हो। अभी फिलहाल जब सदिश की बात चल रही है तो भाई देखो सदिश के हिसाब से तो ऐसे ही होगा ये सवाल। अब देखो क्या लिखूं मैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन दिशा का सबसे बड़ा इसमें मसाला है इस प्रश्न के अंदर। अब जो बच्चा दिशा समझ गया ना अच्छी तरीके से, उस बच्चे के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आराम से। दोबारा देखना आराम से, जब नहीं समझ में आया तसल्ली से पढ़ना, क्योंकि ये बल की दिशा एकांक सदिश की दिशा ही होती है। एकांक सदिश ही बल की दिशा को बताता है। ओ ए कैप की दिशा, ओ बी कैप की दिशा, ओ सी कैप की दिशा, ओ डी कैप की दिशा इक्वल है। इसलिए मैंने ये दिशाएं बल के हिसाब से लिखी कि ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनके एकांक सदिश भी अपोजिट होंगे। ये लो, ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनके एकांक सदिश भी अपोजिट होंगे। और फिर यहाँ पर चर्चा रही क्या, क्योंकि दोनों आवेश समान हैं, दो आमने सामने वाले आवेश भी समान है, वैल्यू भी समान है, फिर बच्चा क्या है इस क्वेश्चन में, हो गया क्वेश्चन कि क्यू नोट ए रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू ए पढ़ा रहने दो, ठीक है, क्यू ए पढ़ा रहने दो, ओ ए कैप भी पढ़ा, या ऐसा करो क्यू इसकी जगह ए की जगह सी वाला पद लिख दो, क्यू ए की जगह क्यू सी लिख दूंगा, ये लिख दो, चलो क्यू ए बराबर क्यू सी, और ओ ए की जगह रख दो माइनस ओ सी कैप। बताओ लिख सकता हूँ यहाँ पर, ए की जगह तो सी और ओ ए की जगह माइनस ओ सी, प्लस बी की जगह डी और ओ बी की जगह माइनस ओ डी कैप, ओ बी की जगह माइनस ओ डी कैप। आगे बढ़ो, ये बाकी इन दो में वैल्यू रख दी, बाकी मत चेंज करो, क्यू सी ओ सी कैप प्लस क्यू डी ओ डी कैप, दो की जगह मान रख दिया, इसमें मान रख दिया, इसमें मान रख दिया, ये सेम पड़े हैं। अब देखो ये पद माइनस का आएगा, ये पद प्लस का आएगा, कैंसिल, ये पद माइनस का आएगा, ये पद प्लस का आएगा, कैंसिल। सर ब्रैकेट में तो सब कुछ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, तो परिणामी बल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इस पोजीशन में केंद्र पे जो भी आवेश रखा हुआ है उस पे लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। और स्पष्ट दिख रहा है शून्य कैसे होगा, ये आवेश बल लगाएगा तो उतना ये लगाएगा, ये धक्का देगा तो ये भी धक्का देगा, तो ये बल क्रॉस हो गए जीरो, ये आकर्षित कर रहा है तो ये भी आकर्षित कर रहा है, ये भी क्रॉस हो गए जीरो, तो परिणामी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो क्यों हुआ, क्योंकि सर ये चार्ज इक्वल थे आमने सामने के, इसलिए जीरो हो गया। इसने इधर से धक्का, इसने इधर, बराबर धक्का लगा जीरो, बराबर आकर्षण हुआ जीरो। अगर इनकी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती तो पलड़ा ऊपर नीचे हो जाता, फिर हमें इस सवाल को और इंटरेस्टिंग तरीके से करना पड़ता, फिर परिणामी निकालते और वेक्टर के अंदर और ज़्यादा अपने को इसमें घुसना पड़ता है इस सवाल में। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार इस पर परिणामी बल शून्य लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 7वां प्रश्न, एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लो फटाफट और फिर मैं इसको हटा देता हूँ। 7वां क्वेश्चन पढ़ता हूँ इतने में। प्रश्न कह रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती है, ये एकाएक नहीं टूट सकती क्यों। ये 7वें प्रश्न का पहला भाग है। भाई ये बात तो मैंने आपको उससे जब बल रेखाओं की विशेषता लिखाई थी तो उस दौरान मैंने शायद बोलकर बताई होगी, और नहीं बताई है तो यहाँ से भी आप ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक प्रकार से सतत वक्र होती है। यानी 7वें प्रश्न का पहला भाग ये कह रहा है कि जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्षेत्र रेखाएं मैंने यहाँ बना दी बोर्ड के ऊपर। अगला कह रहा है कि ये सतत वक्र, सतत वक्र का मीनिंग होता है कि ये बल रेखाएं कहीं टूटनी नहीं चाहिए, सतत वक्र होती है। ये ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, सतत वक्र के रूप में होती है, ऐसे नहीं होती, ऐसे बीच बीच में टूटती नहीं है। ऐसा क्या कारण है, सतत वक्र क्यों होती है, ये पहला प्रश्न है, इसका उत्तर दो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र ही क्यों होती है। आपने एक विशेषता पढ़ी थी कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है वो भी पता चल जाता है। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है।
अब मान लो मैंने दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, एक ही बल रेखा पर। समझ गए बात मेरी? ठीक है, एक ही बल रेखा बना रहा हूं मैं, समझ जाओगे। एक बल रेखा मैंने ले ली और मुझे ये सिद्ध करना है कि ये एक सतत वक्र है। ऐसे इस प्रकार टूटता हुआ वक्र नहीं है, यानी बल रेखाएं ऐसे टूटती भी नहीं चलेंगी। आपने कहा कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ये है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ये है, इसका मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अलग है, इस पर अलग है, क्योंकि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र बदलता है। ये तभी संभव हुआ है जब ये एक प्रकार से सतत वक्र के रूप में है। किसके रूप में है? सतत वक्र के रूप में। अगर मान लो बल रेखाएं कुछ इस प्रकार होती जो मैंने यहां पर बना रखा है, तो जैसे आपने कहा कि सर मैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ये बना दूंगा, और अगर मैं ये बिंदु यहां कटान बिंदु पर ले लेता तो यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। और ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होता कि एक आवेश Q है, इसने कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, फिर विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, फिर विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। क्या ऐसा संभव है क्या? नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि ये आवेश अगर Q है, इसने यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो आगे भी करेगा, फिर आगे भी करेगा। हाँ, ये विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ती जाएगी तो विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार विद्युत क्षेत्र फिर 0, फिर विद्युत क्षेत्र फिर 0। ऐसा तो तभी होता है जब ये बल रेखाएं एक साथ नहीं चलती, बीच में कटती हुई चलती है, तभी तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र एक प्रभाव होता है, एक एरिया होता है, और वो प्रभाव लगातार चारों तरफ से एक समान रूप से फैलता है। ठीक है, जहां आवेश के नजदीक है वहां प्रभाव ज्यादा होता है, दूर बढ़ते हैं तो प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए ये प्रभाव विद्युत बल रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रभाव को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे पर, मतलब बीच में कहीं पर गैप नहीं देती, यानी बीच में कहीं पर कट नहीं होता, और बीच में जहां कहीं कट नहीं होता, बीच में कहीं कटान नहीं होता, वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र के रूप में होती है। तो इस प्रश्न का जवाब हम यही देंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है और उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बताती है। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र नहीं होती तो कहीं पर विद्युत क्षेत्र आपको नजर आता है और कहीं पर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल दिखाई नहीं देता, यानी विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है, जो कि ऐसा नहीं होता। विद्युत क्षेत्र कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक लगातार आपको विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा जहाँ तक उसका एरिया है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र के रूप में होती है, कंटिन्यू चलती रहती है जहाँ तक उसका फील्ड है। अगर ये विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है तो यहाँ तक ये बल रेखा कंटिन्यू बनेगी, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं ना कहीं टूट गई। ऐसे बल रेखाएं कभी नहीं बनेंगी, बीच में गैप कभी नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको पहला प्रश्न है, तो इस पहले प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया है कि ये वक्र के रूप में होती है और टूटती इसलिए नहीं है कि ऐसे अगर टूट जाएगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वगैरह सब बदल जाएगी। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती? मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका उत्तर मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, और इसका उत्तर भी इसी सवाल में अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की स्पर्श रेखा खींचोगे विद्युत क्षेत्र के लिए, तो कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो अलग अलग दिशा प्राप्त होती है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। यानी मेरे कहने का अर्थ है जो थ्योरिकल प्रश्न इस किताब वाले ने दे रखे हैं वो थ्योरिकल क्वेश्चन लगभग आप लोगों के नोट्स के अंदर आ चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक दो प्रश्न ये हैं जिनके बारे में मतलब कई बार अपने को गहराई से जानना होता है, वो प्रश्न मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बाकी जब किताब आएगी आपके पास तब आप आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हो। फिर देखो 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो बिंदु आवेश आपको दे रखे हैं 3 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम, और कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर दी हुई है, सॉरी 20 सेंटीमीटर दी हुई है बीच की दूरी। आपको 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, ये चार्ज है 2। पहला आवेश 3 माइक्रोकुलाम माइनस है, तो दूसरा आवेश -3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, दूसरा कितना? -3 माइक्रोकुलाम, और बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये क्या बीच की दूरी, इसको मैं r से लिखूं तो r कितना है? 20 सेंटीमीटर।
अब मीटर में हम चेंज कर लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो R बराबर, और लिख दो, पहले लिख दो 20 × 10⁻² मीटर। क्यों? तो 20 × 10⁻² मीटर का मतलब हो जाएगा इसमें 10⁻² का मतलब ये आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। अब इसके भी दो भाग इसने दे रखे हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है AB, इसको AB नाम दे दिया। चलो भाई, ये A है, ये B है, तो ये AB हो गया। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हो गई। पहला भाग कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये मध्य बिंदु हो गया इसका। ये O क्या है? मध्य बिंदु। आपको पहले प्रश्न के अनुसार मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं, और दोनों आवेश इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। अभी एक बात बता दो, ये दूरी कितनी रहने वाली है? इस आवेश से ये दूरी कितनी रहेगी? ये तो R है, कन्फर्म है। ये बीच की दूरी मैंने R 20 सेंटीमीटर लिख दी, लेकिन ये दूरी कितनी होगी? 0.1 हो गई। तो ये भी कितनी होगी? 0.1 हो गई। अब एक बात बताओ, कितने विद्युत क्षेत्र हैं यहाँ? 2 विद्युत क्षेत्र हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा बिंदु O पर A के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, दैट O पर A के कारण EOA, और विद्युत क्षेत्र का सूत्र 1/4πε0 Q A के कारण बीच की दूरी OA का स्क्वायर। नहीं समझे क्या बात मेरी? ये Q आवेश, ये पहला आवेश इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र Q आवेश के कारण इस दूरी पर KQ/R² होता है। तो ये R ये दूरी होगी, और ये दूरी होगी अपनी OA का स्क्वायर, KQOA का स्क्वायर। ठीक है, और वैल्यू बाद में लिख देंगे साथ साथ। पहले मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन बता दो। पहला विद्युत क्षेत्र है, पहले विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो देखो ये धनावेश है, और धनावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर की ओर होगा, यानी ये EO की दिशा हो जाएगी, धनावेश के कारण बाहर की ओर। ठीक है, यानी A से O दिशा में। समझ गए बात मेरी? ये आपकी समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार बिंदु O पर B के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, किस पर? O पर B के कारण, वो हो जाएगा EOB 1/4πε0 QB/OB का स्क्वायर। ये चार्ज, ये बिंदु, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर KQ/R², तो बीच की दूरी ये लेनी पड़ेगी, और ये दूरी क्या है? OB का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन बोलो बेटा। ये क्या है? ऋणावेश, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है। ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर, धनावेश का विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर। ये बिंदु है तो आवेश से बाहर की ओर, ये बिंदु ऋणावेश आवेश से की ओर, यानी ये दिशा हो जाएगी EOB की। ठीक है, और इसकी दिशा हो जाएगी OB दिशा में। चलिए, ये आ गई समीकरण नंबर 2। यानी बिंदु O पर एक धनावेश का विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा ये है, बिंदु O पर एक ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा ये। ये बात समझो आप अच्छी तरीके से। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, बार बार ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। धनावेश और ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र, धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, आवेश की ओर कह दो। लेकिन किसके अनुसार? हमारे बिंदु के अनुसार। अभी फिलहाल ये हमारा बिंदु है, ये धनावेश है, तो इसका, इस आवेश का इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ये रहा, ये दूरी हो गई, और इस आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। ठीक, अब इसको भूल जाओ, ये मेरा आवेश, ये मेरा बिंदु, इस आवेश का इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ये हो गया। लेकिन इसकी डायरेक्शन, सर ये नेगेटिव है, नेगेटिव आवेश का बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर, ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। कितने विद्युत क्षेत्र हैं? सर 2 हैं। तो परिणामी बताओ, परिणामी विद्युत क्षेत्र। और सर परिणामी जब विद्युत क्षेत्र निकालते हैं ना, परिणामी विद्युत क्षेत्र,
तो ये देखो दो सदिश समान दिशा में हैं, तो ई वेक्टर परिणामी ई ओ वेक्टर प्लस ई ओ बी वेक्टर, जब दोनों सदिश समान दिशा में है तो इनका परिणामी इन दोनों के योग के बराबर होता है। और परिणामी की दिशा भी ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ए से ओ कह दो या ओ से बी कह दो, एक ही बात है, ए से ओ दिशा कह दो या ओ से बी दिशा, एक ही बात है, ए से ओ या ओ से बी दिशा, या डायरेक्ट लिख दो ए से बी दिशा में, ये परिणामी हो गया। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण बोलो कितना आएगा, तो परिमाण लेना है, दिशा मैंने क्लियर कर दी, इन दोनों को जोड़ दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन ओ ए का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, सारी चीज इक्वल है बेटा, सारी चीज इक्वल है। कैसे, दुगना हो जाएगा, ये के है 9 × 10 की पावर 9, 3 × 10 की पावर -6, 0.1 का स्क्वायर, 9 × 10 की पावर 9, 3 × 10 की पावर -6, 0.1 का स्क्वायर। जैसे इसको सोल्व करोगे परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, जिसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। सर यहाँ माइनस नहीं लगाया आपने, क्यों लगाऊं भाई, क्योंकि माइनस ये ऋणावेश था सर, तो माइनस नहीं लगाया। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश में प्लस माइनस क्या बताता है, दिशा को, तो ये माइनस इस दिशा को मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिशा का जो खेल है वो पहले हम समाप्त कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र था, किस आवेश का था, कितना था, किस तरफ था, वो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अब माइनस का यहाँ कोई रोल नहीं है, सदिशों में प्लस माइनस क्या बताता है, दिशा को। इसलिए इस आवेश का अगर यहाँ माइनस लगाओगे ना तो ये यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं आएगा, क्योंकि इसका अगर यहाँ माइनस लगा दोगे तो ये उत्तर 0 हो जाएगा। लेकिन ये सदिश राशि है, सदिश में प्लस माइनस दिशा को बताता है, और वो प्लस माइनस दिशा के लिए रिप्रेजेंट हुआ था, वो हम पहले कर चुके हैं। अब परिणामी पूछा गया तो यहाँ से हम इसको सोल्व करके परिणामी निकाल सकते हैं, और ये परिणामी लगभग अपना आता है 5.4 × 10 की पावर 6 आता है किताब के अनुसार, 5.4 × 10 की पावर 6 आता है न्यूटन प्रति कूलम। सर ये कैसे लिखा दिया आपने, अपनी मर्जी से लिखा दिएगा, नहीं मर्जी से नहीं लिखा है, क्योंकि इसका एक दूसरा भाग है, उसको समझने के लिए आपको पहले ये उत्तर जरूरी है, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से ये वैल्यू रख दी। बाकी आप कैलकुलेशन करके देखना, उत्तर आप आराम से निकाल लोगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए बात मेरी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तभी संभव होंगे ना, तब आपको इन डायरेक्शन के बारे में सब कुछ पता होगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसका दूसरा भाग देखो, इसी प्रश्न का दूसरा भाग क्या कह रहा है, इसका बी पार्ट, कि केंद्र पर, ये जो केंद्र लिया था इस पे -5 × 10 की पावर -9 कूलम का कोई आवेश रखा हुआ है, तो बताओ इस पे कितना बल लगेगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि बिंदु O पर एक आवेश रखा है -5 × 10 की पावर -9 कूलम का, यही है, सॉरी 1.5 गुना, कितना 1.5 × 10 की पावर -9 कूलम का यहां आवेश रखा हुआ है। इस अब ये देखो, ये हमारा परीक्षण बिंदु था, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला तो इसी बिंदु पे निकाला, कितना आया, इस बिंदु पर सर परिणामी विद्युत क्षेत्र ये आया। अभी इस पर अगला कह रहा है कि मैं एक आवेश रख देता हूं, इस बिंदु पर एक आवेश पड़ा है, ये ऋणात्मक आवेश है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ये है क्या। अब बताओ इस बिंदु पर टोटल विद्युत क्षेत्र ये है, दोनों का ये विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में अगर ये आवेश रखा हुआ है तो इस पे बल लगेगा। तो बल का सूत्र, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ है तो डायरेक्ट विद्युत बल का सूत्र होता है F = Q0 E, देन F बराबर हो जाएगा Q0 की वैल्यू -1.5 × 10 की पावर -9, E की वैल्यू 5.4 × 10 की पावर 6। अब देखो सर आपने माइनस लगा दिया, हाँ लगा दिया, लेकिन ये देखो ये F वेक्टर, ये E वेक्टर, ये Q किस में है, माइनस में। अब इसका मतलब ये माइनस लगा देना, यहाँ माइनस का मीनिंग क्या है, इसकी दिशा, बाकी उत्तर वही आएगा। अब यहाँ माइनस को मैं हटाकर एक लाइन लिख दूंगा, इस माइनस का मतलब बल की दिशा
ई के विपरीत होगी। मतलब इस अगर यहां कोई आवेश पड़ा है तो उस पर जो बल लगेगा वो इतना होगा। इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत, ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो यानी बल इस तरफ लगेगा। तो इसलिए इस माइनस को मैंने एक बार यहां लगाया था और उसका मीनिंग समझाकर उसकी डायरेक्शन मैंने लिख दिया, मैंने माइनस हटा दिया। अब ये बल आ जाएगा यहां से। अब रिजल्ट निकाल रहा हूं, सिर्फ देखो वेक्टर हटा दिया ना, माइनस चिन्ह, इस आवेश की वैल्यू माइनस में थी, माइनस चिन्ह सदिश के साथ आ रहा है, दिशा को बता रहा है, मैंने नोट कर दी। अब वैल्यू पूछी है, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, इनका गुणा कर लो, ये बल आ जाएगा किस में, न्यूटन में। ठीक है बेटा, नोट कीजिए और एक बार फिर से मेरी बात पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मैं दोबारा बताता हूं, पहले आप ये सवाल नोट कीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि जब सदिशों के अंदर ऐसा सवाल आ जाए, दिशा की बात आ जाए, तो छोटी छोटी दिशा का अपने को महत्व रखना है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई दिशा बता दी, नहीं। और खास करके जब सदिश में प्लस, याद रखो, जब सदिशों में आवेश के प्लस माइनस के चिन्ह दिए हुए सदिशों में, तो वो स्पेशली डायरेक्शन के लिए बल को बता रहा है, बल की प्रकृति को बता रहा है। इसलिए बल की प्रकृति के अनुसार, विद्युत क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार हमने डायरेक्शन पहले बता दी और फिर आपको यहाँ पर दोबारा प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ का आगे भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए यह हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। 9वां क्वेश्चन, लगभग मेरे हिसाब से 20-22 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश हैं, 2.5 गुणा 10 की पावर -7 माइनस 2.5 गुणा 10 की पावर -7 और एक बिंदु पर रखे हुए हैं। देखो, पहला एक आवेश है ए बिंदु पर 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम, ये ए पर आवेश है। और बी पर एक आवेश है, उसका मान है माइनस का 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। ये दो आवेश हैं। ठीक है, अब ये जो ए बिंदु है ना, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 0 0 -15 सेंटीमीटर। अब और बी के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0 0 +15 सेंटीमीटर। बाकी आप समझदार हो, मैथ्स पढ़ते हो आप लोग, नहीं पढ़ते हो तो इतना भी आपको पता है कि ये त्रिविमीय ज्यामिति है। x का मान 0, y का मान 0, z का मान दिया हुआ है। इसका मतलब यहां अगर बीच में मूल बिंदु मानूं और इसको मैं zx मानूं, इसको क्या मानूं, zx। अगर मैं ये zx मान लेता हूं कि सर ये पूरी zx है, तो इधर zx पर 15 सेंटीमीटर, इधर zx पर -15, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव होता है तो इस तरफ माइनस में होता है। जैसे x में इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, इसी प्रकार ये 15 पॉजिटिव का है और ये 15 नेगेटिव, विपरीत दिशा को। लेकिन बीच की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 15 और 15, बीच की टोटल दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। 30 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। अब यहाँ आप चेक करो, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया कि सर ये 15 है और ये -15 है। मैं आपसे पूछूं कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बताओ, तो आप 15 प्लस के और माइनस के 15 0 लिख सकते हो क्या? क्यों नहीं लिखा आपने 0? प्लस का 15 और माइनस का 15 तो कट जाता है, उत्तर 0 आता है। लेकिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये -15 और +15 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। ये मूल बिंदु माना तो दाईं ओर प्लस का 15, माइनस का बाईं ओर माइनस का 15, मतलब बाईं ओर 15। तो दाईं ओर 15, बाईं ओर 15, बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो सदिश जब अब zx एक डायरेक्शन है, zx दिशा है एक, और दिशा में प्लस माइनस का चिन्ह डायरेक्शन के अनुसार आई है, इधर पॉजिटिव का चिन्ह तो इधर नेगेटिव का चिन्ह। जैसे हम +x -x लिखते हैं। ये चीज सवाल समझ में आ गया होगा आपको। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, निकाय का कुल आवेश और इसका द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। बिल्कुल द्विध्रुव नजर आ रहा है, ठीक है। पहली बात तो इसका कुल आवेश, सर कुल आवेश पूछा है। कुल आवेश होता है समेशन क्यू, और कुल आवेश कहता है आवेशों का बीजीय योग करो। तो 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम प्लस -2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। तो आवेशों का बीजीय योग कैंसिल हुआ, टोटल 0। और एक द्विध्रुव नजर नहीं आ रहा क्या आपको? ये जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और जब द्विध्रुव होता है तो कुल आवेश 0 होता है। अब देखो आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह साथ में लिया। समझ गए बात? अगर सदिश राशि होती तो माइनस किसको बताता? दिशा को। अभी अगले ने कुल आवेश पूछा, तो कुल आवेश बीजीय योग होता है, टोटल धनावेश टोटल ऋणावेश। टोटल धनावेश इतना, टोटल ऋणावेश इतना, काटाबाटी करो, उत्तर 0 आ गया। नंबर 2 कह रहा है इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी बताओ। और द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, उसका रिजल्ट होता है आवेश का परिमाण और बीच की दूरी।
तो देखो आवेश का परिमाण कितना है, 2.5 गुणा 10 की पावर -7, वही पॉजिटिव है वही नेगेटिव है, ये परिमाण आ गया। बीच की दूरी, ये क्या बीच की दूरी, ये मैंने r से लिख दी, ये r 2a ही तो है, ये r क्या चीज़ है 2a ही तो है, इसको मैंने r कह दिया और आप 2a कह सकते हो, तो इसकी वैल्यू है 30 गुणा 10 की पावर -2। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा जिसका मात्रक होता है कूलाम गुणा मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम गुणा मीटर। बीच की दूरी चाहिए बेटा मेरे को, बीच की क्या चाहिए, दूरी चाहिए, और बीच की दूरी क्या होती है, आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी, तो ये r ही तो लिखी थी, और द्विध्रुव में इस r को मैं क्या नाम दे देता हूँ, 2a नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां क्वेश्चन, एक द्विध्रुव आघूर्ण आपको दिया गया है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न तो बहुत ही सरल है। ठीक है, थोड़ा मौसम खराब है इसलिए हो सकता है डार्कनेस आ सकती है वीडियो के अंदर, तो चेक कर लेना बेटा थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है कि 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, मात्रक से पहचानो। 4 गुणा 10 की पावर 9 कूलाम इंटू मीटर, किताब में ऐसे लिखा हुआ है cm, तो कई बार सेंटीमीटर समझ जाते हैं। आप चेक करो बेटा, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा ना, तो वो एक अलग वैसे सवाल देख के पहचान जाओगे कि सेंटीमीटर का यहाँ पर कोई रोल है कि नहीं। कूलाम इंटू मीटर है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण, और न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 4, विद्युत क्षेत्र दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का। प्रश्न कह रहा है 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम इंटू मीटर का एक द्विध्रुव है, वो 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ये है, और ये द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है। एक द्विध्रुव है इस विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है। अब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, ये एक विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर एक द्विध्रुव हमने रख दिया, ये -q और ये +q, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री का। द्विध्रुव आघूर्ण ऋण आवेश से धन आवेश होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ये p की दिशा हो गई। प्रश्न कह रहा है इस पे बल आघूर्ण ज्ञात करो, तो बताओ, ये टॉपिक भी पढ़ा था, जब कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल आघूर्ण लगता है जिसका सूत्र होता है τ बराबर PE sin थीटा। P का मान 4 गुणा 10 की पावर -9, E का मान 5 गुणा 10 की पावर 4, और साइन थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री, और साइन 30 का मान आपको पता है, ये बल आघूर्ण का सूत्र आ जाएगा, और बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, तो न्यूटन इंटू मीटर ये आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर। और अभी आज की क्लास में चलो अपने इतना ही पढ़ लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा में ले लेंगे अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि 1-2 वीडियो और बनेंगे इसके। अभी वीडियोस नंबर तो थोड़े ज़्यादा ही हो रहे हैं, 27-28, वो आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ टॉपिक में समय लग जाता है। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ 2 चैप्टर का काम 1 चैप्टर में करना है अपने को NCERT के हिसाब से, तो ये आपका पहला चैप्टर था जो समाप्त हो गया है। न्यूमेरिकल्स मैं साथ साथ करवा देता हूँ ताकि अपने बुक का वेट करेंगे तो कुछ काम नहीं होना, इसलिए आप न्यूमेरिकल साथ साथ कर लो बेटा। अच्छी तरीके से नोट्स बनाना, न्यूमेरिकल करना, चैप्टर की रीडिंग लगाना, दोबारा चैप्टर की रीडिंग लगाना, बार बार कह रहा हूँ, और अच्छी तरीके से इसको मेंटेन रखना है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।